86 घमंड टूटा। अब तक आपने पढ़ा कि कुमार अपने बेटों की खराब हालत देखकर भाव्या पर बहुत गुस्सा हो जाता है और प्रजापति भवन पहुंच जाता है, जहां वो भावेश और कौशल्या जी को धमका कर साइड कर देता है और भाव्या को एक जोर का थप्पड़ मार देता है, जिसे वृषांक देख लेता है और देखकर कुमार को जान से मारने का इरादा कर सबको मारने लगता है और अंत में कुमार को भी मार देता है। जिसके बाद वहाँ कौशल्या जी के भाई और शहर के कमिश्नर अखिलेश जी आते हैं, जो सिवाय उन सबकी लाश हटाने के कुछ नहीं कर पाते हैं और करना भी नहीं चाहते थे। अब आगे वृषांक भाव्या को उठाने जाता है तो पाता है कि उसका शरीर काफी तप रहा है। ये देखकर वृषांक घबरा जाता है और भावेश जी को डॉक्टर को कॉल करने का कहकर भाव्या को ऊपर लेकर निकल जाता है। वहीं कौशल्या जी की नज़र लगातार वृषांक पर बनी हुई थी। वो वृषांक का भाव्या के प्रति व्यवहार देखकर सोचने लगी थी कि कहीं वृषांक भाव्या से प्यार तो नहीं करने लगा। ये सोच वो मुस्कुरा देती है। वहीं वृषांक इन सब की परवाह न करते हुए भाव्या को ऊपर उसके कमरे में लेटा देता है और डॉक्टर के आने का इंतजार करने लगता है। डॉक्टर को आने में काफी समय लग रहा था। वहीं भाव्या का बुखार बढ़ता ही जा रहा था और साथ ही साथ वृषांक को गुस्सा भी, क्योंकि इस वक्त भाव्या तकलीफ में थी जो वृषांक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो भावेश जी से गुस्से से पूछता है कब आएगा आपका डॉक्टर, जिस पर भावेश जी पहले तो वृषांक की आवाज सुनकर घबरा जाते हैं, फिर अपने आप को संभालते हुए कहते हैं वो बस आ ही रहा है। उनके ये कहते ही डॉक्टर साहब आ जाते हैं, जिन्हें देखते हुए वृषांक उनका कॉलर पकड़ गुस्से से कहता है इतना टाइम लगता है आने में, अगर थोड़ी देर और करता ना तो तुझे ही डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती। वो इतनी दर्द में है और इतने आराम से आ रहा है। जिस पर डॉक्टर की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी, लेकिन फिर किसी तरह खुद को संभाल कर कहता है सॉरी सर, वो रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा था। सुनकर वृषांक थोड़ा शांत होता है और डॉक्टर को छोड़ देता है। डॉक्टर खुद को सेफ पाकर जल्दी से भाव्या के पास जाता है और उसे चेक करने लगता है, जिसके बाद बाहर आकर सबको बताता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, पहले से शॉक में होने के कारण उन्हें बुखार आ गया है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कल तक सही हो जाएगी। ये सुनकर वृषांक को थोड़ी राहत मिलती है और वो भाव्या पास बैठ जाता है, जिसके बाद कौशल्या जी सबको नीचे लेकर चली जाती हैं। वहीं पुलिस ने अब तक वहां से सारी कार्रवाई कर लाशों को हटा दिया था और नौकरों ने साफ सफाई कर दी थी, जिसे देख अखिलेश जी और भावेश जी हॉल में लगे सोफे पर ही बैठकर बातें करने लगते हैं। वो लोग अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि उन्हें सामने सावन प्रजापति, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और भावेश जी के छोटे भाई भी आते हुए दिखाई देते हैं। वहीं सावन जी जल्दी से आकर भावेश और कौशल्या जी के पैर छूते हैं और पूछते हैं अब भाव्या बिटिया कैसी है, मैंने सुना आज जो भी हुआ कॉलेज में। जिस पर भावेश जी कहते हैं काफी डरी हुई है, जिसके कारण उसे बुखार आ गया है, वो अभी ऊपर आराम कर रही है। ये सुनकर सावन जी कहते हैं ये तो अच्छी बात नहीं है, वो काफी डर गई होगी। फिर सावन जी गुस्से से कहते हैं वो विश्वास उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटी पर हाथ डालने की, मैंने उसे पार्टी से निकलवा दिया है और कुमार इंडस्ट्रीज पर भी कार्रवाई करवाने जा रहा हूँ। ये सुनकर भावेश जी कहते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सावन, क्योंकि अब कुमार कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुनकर सावन जी पूछते हैं क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं है। जिस पर भावेश जी कहते हैं हाँ, क्योंकि कुमार अब जिंदा नहीं है, उसे ... इतना बोल वो रुक जाते हैं, क्योंकि सामने अखिलेश जी खड़े थे। भले ही वो उनके साले साहब थे, लेकिन थे तो पुलिस वाले ही। ये सोचकर वो कुछ नहीं बोले। उन्हें अपनी तरफ देखता पाकर अखिलेश जी कहते हैं जानता हूँ जीजा जी आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन अभी मैं इस शहर का कमिश्नर नहीं बल्कि भाव्या का मामा हूँ, आप मेरे सामने कुछ बोल सकते हैं। ये सुनकर भावेश जी उन दोनों को अब तक का सारा किस्सा सुना देते हैं, जिसे सुनने के बाद अखिलेश जी और सावन जी के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। काफी देर शांत रहने के बाद सावन जी बोलते हैं कहाँ है वो लड़का, जिस पर पीछे से आवाज आती है जी कहिए क्या बात है। ये सुनकर अखिलेश जी और सावन दोनों ही पीछे मुड़ते हैं तो पाते हैं वृषांक वहीं खड़ा था, जिसे देख सावन जी को भी ना जाने क्यों, लेकिन वृषांक कोई आम आदमी नहीं लग रहा था। वहीं वृषांक उन दोनों की परवाह ना करते हुए जाकर सामने लगे सोफे पर बैठ जाता है और उन्हें भी बैठने को कहता है, जिसके बाद वो उन लोगों से पूछता है जी पूछिए क्या पूछना है आपको मुझसे। जिस पर सावन जी पूछते हैं इसमें कोई शक नहीं कि हो तो काफी बहादुर, मतलब रूलिंग पार्टी के एक युवा नेता को दिन दहाड़े मारना ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि अगर पार्टी ने तुमसे बदला लेने की ठान ली तो क्या होगा, इसके बारे में सोचा था तुमने। वहीं अखिलेश जी भी उससे पूछते हैं तुम्हारे अंदर हिम्मत आई कैसे कि तुमने इतने सारे लोगों को बिना सोचे समझे मार दिया, क्या तुम्हें कानून का जरा भी डर नहीं लगा, तुम उसे जिंदा भी छोड़ सकते थे, सजा देने के लिए कानून है, तुम्हें किसने हक दिया किसी को सजा देने का। उन दोनों की बातें सुनने के बाद वृषांक अपने माथे को खुजलाते हुए सावन जी से बोलता है पहले आपके सवाल का जवाब देता हूँ, जिस युवा नेता की बात कर रहे हैं आप, उस पर आज की डेट में 50 से भी ज्यादा केस चल रहे थे, जिनमें से 12 तो रेप के थे। ये है आपकी पार्टी के युवा नेता, ऐसे लोगों को रखते हैं आप अपने पार्टी में। ये सुनते ही सावन की सिर शर्म से झुक गया, लेकिन वृषांक वहीं नहीं रुका, वो आगे बोला खैर आपकी बात पर आते हैं, आपकी पार्टी बदला लेगी।
किससे? मुझसे। फिर तंज भरी हंसी हंसते हुए कहता है, सवन जी आपको भी पता है राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, तो फिर कौन बदला लेने आता मुझसे। लेकिन अगर फिर भी एक बार ही सही आपके पार्टी ने मुझसे बदला लेने की सोच भी ली होती तो भी आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि आज ताकतवर वही है जिसके पास पावर है। बिना पावर के तो आप भी एक आम इंसान से ज्यादा कुछ नहीं है। सावन जी आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, और अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो एक बार अपने पार्टी से बात करके और फिर देखिए क्या होता है। ये सुनकर सावन जी बिल्कुल चुप हो गए। उन्हें नहीं पता था कि वृषांत कौन है, क्या कर सकता है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों उन्हें वृषांत की बातों से डर लगने लगा था। वही वृषांत अब अखिलेश जी तरफ मुड़ते हुए कहता है, हाँ तो कमिश्नर साहब क्या बोल रहे थे आप? कानून उसे सजा देता। कानून उसे सजा देता? अरे सर, कुमार कोई आज से थोड़ी गैरकानूनी काम कर रहा था। जो कानून को इसके बारे में पता नहीं था वो ये सब काम लगभग 20 सालों से भी ज्यादा समय से कर रहा था। आप कानून की बात करते हैं सर? कुमार का एक अड्डा तो आपके ऑफिस के सामने ही था सर, बिल्कुल सामने। आपके पूरे डिपार्टमेंट को पता था कि कुमार वहां गैर कानूनी काम करता है, लेकिन क्या कर लिया आपने? कुछ नहीं, बस चुपचाप तमाशा देखते रहे। किस कानून की बात कर रहे हैं सर आप? आज अगर मैं उसे छोड़ भी देता है तो आप अपने वर्दी की कसम खाकर बताएं कि आप कमिश्नर होने के बाद भी उसे 2 घंटे के लिए भी जेल के अंदर रख पाते? बात करते हैं कानून सजा देगा। ये सुनकर अखिलेश जी का भी सिर शर्म से झुक जाता है। वहीं वृषांत कहता है, कानून उन लोगों के लिए बना होता है जो इंसान होते हैं, हैवानों और राक्षसों के लिए कानून नहीं होते। फिर आराम से बैठते हुए कहता है, लेकिन अगर फिर भी आपको कानून के कीड़े ने काट ही लिया है तो बस आप एक बार उसके लिए खड़े होकर देखिए। अगले दिन आपके पास एक लेटर आएगा जिसके बाद आपको ऐसी भेज दिया जाएगा जहां आपको मुजरिम तो क्या नेटवर्क तक नहीं मिलेगा। और जहां तक बात नहीं हिम्मत की, तो वृषांत आगे आते हुए कहता है, यहाँ बात भाव्या की है और उन लोगों ने उसे हाथ लगाने की कोशिश की थी, उन्हें तो मरना ही था। आजकल पूरा पुलिस डिपार्टमेंट या फिर आपकी रूलिंग पार्टी भी मेरे सामने आ जाती है तो कोई भी कुमार और उसके बेटों को मुझसे नहीं बचा पाता। ये बोल वो वहां से चला जाता है। वही भावेश जी, अखिलेश और सावन के चेहरे देख मन ही मन खूब हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि कहीं ना कहीं सावन और अखिलेश को अपने पद का घमंड हो गया था जिसे टूटना बहुत जरूरी था। वही घमंड आज वृषांत ने तोड़ा है। वहीं कौशल्या जी का तो अलग ही ट्रैक चल रहा था। वो तो वृषांत और भाव्या के बारे में सोचे जा रही थी, और जितना वो वृषांत का भाव्या के लिए पागलपन देती उन्हें उतना ही यकीन हो जा रहा था कि वृषांत भाव्या को पसंद करता है। कौशल्या जी भावेश जी से इस बारे में बात करने का सोचती है। 87 कौशल्या जी को पता चली सच्चाई। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे वृषांत ने कुमार को खत्म कर दिया, और जब अखिलेश जी ने उससे पूछा तो वो साफ मुकर गया। वहीं भाव्या की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी, जिसे देख वृषांत भावेश जी से डॉक्टर को बुलाने को कहता है। वहीं डॉक्टर के जाने के बाद भावेश जी के छोटे भाई सावन प्रजापति भी आ जाते हैं और ये सब कैसे हुआ पूछता है, जिस पर भावेश जी उन्हें सब कुछ बता देते हैं, जिसे सुनकर अखिलेश और सावन जी वृषांत को डराने लगते हैं, लेकिन उल्टा वृषांत ही उन्हें डरा देता है। अब आगे वृषांत वहां से जा चुका था, लेकिन अखिलेश और सावन जी अभी भी अपने ख्यालों से बाहर नहीं निकल पाए थे। उन्हें देखकर भावेश जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था कि इन दोनों को अपने पद का घमंड हो गया था जिसे टूटना बहुत जरूरी था, सो आज वृषांत ने तोड़ दिया। वही सावन जी अपने ख्यालों से बाहर आकर भावेश जी से हैरानी भरे स्वर में पूछते हैं, ये कौन है? जिस पर भावेश जी अपने कंधे उचकाते हुए कहते हैं, मुझे क्या पता, मैंने जब पता किया था तब तो एक मिडिल क्लास का आदमी था, लेकिन ना जाने क्यों मुझे इसकी बातें सिर्फ धमकियां नहीं लगती। फिर सावन और अखिलेश से कहते हैं, अच्छा अब तुम लोग इसे अपने ईगो पर लेकर सच में मत भिड़ने चल देना, वरना उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, उल्टा तुम दोनों ही अपना सब कुछ खो दोगे। ये सुनने के बाद अखिलेश जी कहते हैं, सही कह रहे हैं आप जीजा जी, ये आदमी मुझे भी कोई आम नहीं लगता है, इसके बारे में तो पता लगाना ही पड़ेगा और इससे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। ये बोल वो दोनों फिर कुछ देर और बातें करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। रात काफी हो गई थी तो भावेश जी अपने कमरे में चले जाते हैं जहां कौशल्या जी नहीं होती। ये देख वो फ्रेश होने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वृषांत भाव्या के बगल में बैठा उसे ही देख रहा होता है, जिसके चेहरे पर उंगलियों के निशान साफ साफ दिख रहे थे। होठों के पास से हल्का खून भी दिख रहा था जो वक्त के साथ सूख गया था। ये सब देखकर वृषांत का कलेजा एक बार फिर फटने सा लगता है। जिस लड़की को कभी उदास नहीं देखना चाहता था, आज उस लड़की को उसने अपनी बाहों में रोते हुए देखा था। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे भाव्या के चिल्लाने की आवाज आती है, छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। ये बोल वो रोने लगती है। ये देखकर वृषांत समझ जाता है कि भाव्या नींद में डर कर चिल्ला रही है, जिसे देखकर वृषांत उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, शांत हो जाओ भाव्या, मैं हूँ तुम्हारे पास, मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा, तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा, प्लीज शांत हो जाओ। ये बोल वो भाव्या के सिर को सहलाने लगता है, जिससे कुछ ही देर में भाव्या शांत हो जाती है और वापस से वृषांत की बाहों में सुकून से सो जाती है।
वहीं बाहर खड़ी कौशल्या जी को अब कोई शक नहीं रहता कि वृषांक भाव्या से प्यार करता है और उसे हमेशा खुश रखेगा। ये देखकर वो मुस्कुरा देती है और वहां से वापस अपने कमरे में चली जाती है। वहीं भावेश जी कौशल्या जी को वापस आता देख हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ, आप यहाँ क्यों चली आई? आपको तो भाव्या के पास होना चाहिए था ना। जिस पर कौशल्या जी उनकी बातों का बिना जवाब दिए उल्टा उन्हीं से पूछती है, सुनिए आपको वृषांक कैसा लगता है? जिसे सुन पहले तो भावेश जी हैरान हो जाते हैं, फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, वृषांक एक अच्छा लड़का है, हमारी बेटी उसके साथ बहुत खुश रहेगी, वो एक अच्छा दामाद साबित होगा। ये सुनते ही कौशल्या जी तो हैरान ही हो जाती है और सोचती है, क्या इन्हें उन दोनों के रिश्तों के बारे में पहले से ही पता था? वहीं भावेश जी कौशल्या जी को हैरान देख हंसने लगते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ, आप इतनी हैरान क्यों हैं? कहीं ये तो नहीं सोच रही कि हमें कैसे पता कि भाव्या वृषांक से प्यार करती है? ये सुनने के बाद तो कौशल्या जी और ज्यादा हैरान हो जाती है और पूछती है, मतलब भाव्या भी वृषांक से प्यार करती है, और ये बात आपको कैसे और कब पता चली? ये सुनकर भावेश जी आराम से बेड पर बैठते हुए कहते हैं, तो आपको लगता है सिर्फ वृषांक भाव्या से प्यार करता है? जिस पर कौशल्या जी कहती है, हाँ। तो भावेश जी कहते हैं, जी नहीं कौशल्या जी, असल में तो हमारी बेटी ही वृषांक से प्यार करती थी, जिसके प्यार को वृषांक ने पहचान कर उसे अपनाया है। ये सुनकर कौशल्या जी पूछती है, आपने अभी भी नहीं बताया कि आपको कैसे पता चला इन सब के बारे में? जिस पर भावेश जी कहते हैं, क्या कौशल्या जी आप ये क्यों भूल जाती है कि अभी जिस एज में भाव्या है, कभी हम भी उस एज में हुआ करते थे, और मैं भी आपसे हमेशा अपनी कॉफी मंगवाया करता था और अपना काम भी करवाया करता था, और मैं ऐसा क्यों करता था आप भी जानती हैं। ये सुनकर कौशल्या जी शर्मा जाती है और पूछती है, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? जिस पर भावेश जी कहते हैं, भाव्या हमारी ही बेटी है और उसमें हमारे ही गुण आयन हैं। आप देख नहीं पाई कि जो लड़की पहले कभी अपने दोस्तों तक का दिया कुछ नहीं खाती थी, वो लड़की अचानक से वृषांक को आइसक्रीम खिलाने की जिद क्यों करने लगी, और क्यों उसके चेहरे पर उदासी आ जाती है जब वृषांक उसे बिना बताए कहीं चला जाता है। ये सब सुनकर कौशल्या जी को भी सब कुछ समझ आ जाता है और भी समझ जाती है कि भाव्या भी वृषांक को पसंद करती है। वही भावेश जी कहते हैं, और मैंने पता करवाया है, वृषांक एक अच्छा लड़का है, उसके पिता एक मास्टर हैं और माँ एक गृहिणी है, एक छोटी बहन भी है, और बाकी वृषांक को तो आप देख ही रही है कि वो कितना होनहार लड़का है, वो जरूर ही एक दिन कुछ बहुत बड़ा करके दिखाएगा। और रही सही कसर, आज वृषांक के भाव्या के लिए फिक्र ने कर दी। ये सुनकर कौशल्या जी भी खुश हो जाती है कि उनकी बेटी ने एक अच्छे लड़के को चुना है जिसमें वो हमेशा उसके साथ हैं। ये सुन वो भावेश जी से पूछती है, तो आपने क्या सोचा है? जिस पर भावेश जी कहते हैं, अरे अभी तो ये लोग बच्चे हैं, पहले इन्हें अपने पैरों पर तो खड़ा होने दीजिए, तब देखेंगे। ये सुन वो भी सहमत हो जाती है। अगले दिन भाव्या को होश आ जाता है तो वो खुद को वृषांक की बाहों में पाती है, जिसे देख उसके दिल को काफी सुकून मिलता है। लेकिन भाव्या कल का हादसा भुला नहीं पाई थी, जिससे वो अभी भी डरी सहमी सी रहती है। वहीं भाव्या के हिलने से वृषांक की नींद भी खुल जाती है, तो वो भाव्या को जगा देखकर उसे एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ गुड मॉर्निंग कहता है और उसके माथे पर किस करता है, जिसे महसूस कर भाव्या की आंखें बंद हो जाती है और ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, जिन्हें देख वृषांक उन्हें पोंछते हुए कहता है, तुम्हें रोने या डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं हमेशा हूँ तुम्हारे साथ होके। ये बोल वो भाव्या को फ्रेश होने का कहकर खुद बाहर चला जाता है। थोड़ी देर में भाव्या डरते हुए नीचे आती है, जहां भाव्या को ऐसे देख एक बार फिर भावेश और कौशल्या जी की दिल टूट सा जाता है, लेकिन फिर वो खुद को संभाल कर भाव्या को आकर बैठने को कहते हैं। वहीं भाव्या डरी सहमी सी जाकर अपने चेयर पर बैठ जाती है। वहीं कुछ ही देर में वृषांक भी आकर बैठ जाता है, जिसे देख कौशल्या जी आज वृषांक की एक दामाद जितनी केयर कर रही थी, जिसे देख वृषांक को बहुत अजीब लगता है। वहीं भावेश जी भी ये सब देख मुस्कुरा देते हैं, लेकिन कौशल्या जी जैसे ही भाव्या को पीछे से छूती है, वो इतनी डर जाती है कि अपनी चेयर से ही गिर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे मत छुओ प्लीज, मुझे छोड़ दो। ये सब देख और सुनकर वहां बैठा हर आदमी दुखी हो जाता है, क्योंकि भले ही इस वक्त भाव्या के साथ सब थे, लेकिन उसका दर्द कोई नहीं बांट सकता था जो भाव्या अकेले ही झेल रही थी। ये देखकर वृषांक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भाव्या के पास जाकर उसे संभालते हुए कहता है, भाव्या शांत हो जाओ, वो आंटी है, भाव्या प्लीज शांत हो जाओ, देखो वो आंटी है। वहीं कौशल्या जी का दिल जोर जोर से रोने का कर रहा था। ये क्या हो गया था उनकी बच्ची के साथ? आज उनकी बच्ची उनके ही छूने से डर जा रही थी। वही भाव्या वृषांक को अपने पास देखकर शांत हो जाती है और चुपचाप आकर नाश्ता करने लगती है। वहीं ये देख भावेश और कौशल्या जी शांत होते हैं और वो भी अपना अपना नाश्ता करने लगते हैं। कुछ देर बाद दोनों लोगों को ही फोन आता है कि उन्हें एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जाना होगा। हॉल की दोनों लोगों का ही जाने का मन नहीं होता है, लेकिन मीटिंग भी जरूरी थी, तो वो वृषांक को भाव्या का ख्याल रखने का कहकर निकल जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद वृषांक भाव्या को उसके कमरे में ले जाता है और वहां बैठकर भाव्या से ढेर सारी बातें करने लगता है, जिसके बाद वो मुस्कान और अनूप को भी बुला लेता है ताकि वो भाव्या का मन बहला सके।
लेकिन भाव्या अभी शांत ही बनी हुई थी। वही भाव्या अनूप को पट्टी में लिपटा देखकर एक बार फिर उसे सब याद आ जाता है, जिसे याद कर वो डर जाती है। जिसे देख प्रशांत के साथ साथ मुस्कान और अनूप भी काफी दुखी होते हैं। इन्हीं सब चीजों में रात कब हो जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। वही मुस्कान और अनूप भाव्या से कल आने का कहकर निकल जाते हैं। वही भाव्या को दिन कराकर उसे दवाइयां देता है और सो जाने को कहता है, जिसके बाद प्रशांत भी वहां लगे सोफे पर आकर लेट जाता है, जहां उसकी थके होने के कारण जल्दी ही आंख लग जाती है। रात के करीब 2 बज रहे थे जब प्रशांत की आंख एक आवाज से खुलती है, जिसे सुन वो अलर्ट हो जाता है और उस आवाज की तरफ जाने